कि अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पर फर्क ही ना पड़े, किसी दूसरे इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी अनअफेक्टेड रहे, तो उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से हमने इसको कंपेयर किया था, तो हमने क्या सीखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स दो अलग अलग इवेंट्स हैं। तो हम सिंपल वे में अगर बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब होंगे तब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। करेक्ट? इससे बड़ा कोई डेफिनेशन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, और इंडिपेंडेंट इवेंट में उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? इन दोनों का प्रोडक्ट, ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है? तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होए तो कह देना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और ये वाली कंडीशन फुलफिल होए तो कह देना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? तो चलो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं नोट्स में। कल हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में सीखा था। अब हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत बता तो मैंने दिया, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा लिख भी लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन mutually exclusive events and independent events. Difference between mutually exclusive events and independent events. लिख लिया? देखो, पहला डिफरेंस ये है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर, या एक इसको एक काम करते हैं, टेबल बना के करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा ना। यहां तो लिख लो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और दूसरी साइड लिख लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आगे से आओ, आगे से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड द अदर वन इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक टेबल पकड़ लो, कोई सी भी पीछे वाली पकड़ लो, सेम टेबल पे मत बैठो, गंदी है तो एक मिनट रुको, गंदी है, सही है? हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डिफरेंस। काय से आए हो पवन? बाइक से। यहीं से डायरेक्ट स्कूल जाओगे हम या घर जाओगे? आज आपकी छुट्टी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो पहला डिफरेंस ये है, देखो उसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर, ये तो डेफिनेशन लिख देता हूं, दोज इवेंट्स, ये वो इवेंट्स होते हैं विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट या एनी पॉइंट लिख सकते हो, एनी एलिमेंट या पॉइंट इन कॉमन। इनमें कॉमन कुछ नहीं होता। ठीक है? जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कॉमन हो सकता है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट या पॉइंट इन कॉमन, वेयर एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट्स विच मे हैव, मतलब इनमें कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, विच मे हैव some elements या points in common, elements or points in
कॉमन। पहला डिफरेंस ये तो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी पॉइंट या एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पॉइंट या एलिमेंट कॉमन हो सकता है। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, अब देखो ये वाला जो डिफरेंस है ये हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये डिफरेंस बनाया। तो अगला पॉइंट उसकी डेफिनेशन से बना लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस ये है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्रभावित नहीं करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो प्रभावित करें। ठीक है ना। तो सेकंड डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर इवेंट्स विच मे और मे नॉट, ये प्रभावित कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हम इनके बारे में। विच मे और मे नॉट अफेक्ट द probabilities of occurrence of each other। एक दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटीज को ये प्रभावित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऑफ ईच अदर, ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बेटा। डिफरेंस 1 नंबर का बन सकता है जिसमें आपको 3-4 डिफरेंस लिखने होंगे। सेकेंड पॉइंट इधर लिख दे के कि ये तो 100% प्रभावित नहीं करेंगे। इनका तो नाम मतलब, इनका तो मतलब एक तरीके से काम ही यही है, जिनके जिस चीज के लिए बने वो काम यही है कि एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज को प्रभावित नहीं करते। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर द इवेंट्स which do not affect the probabilities। आ जाओ, एक बेंच पकड़ लो कोई सी भी, यही पकड़ लो चाहे से। which do not affect the probabilities of occurrence of each other। छुट्टी है क्या आज आपकी भी? जाना है? फिर लेट हो गए आज तो। occurrence of each other, हो गए 2 डिफरेंसेस। एक हमने इसके डेफिनेशन से बना दिया, एक हमने उसकी डेफिनेशन से। देखो 3-4 डिफरेंस लेके आ जाना, एग्जाम में खूब है अगर आता है 1 नंबर का क्वेश्चन तो। तीसरा डिफरेंस हम ये लिख लेते हैं, देखो थोड़े बुक के भी पढ़ लेते हैं, बुक में भी 1-2 अच्छे डिफरेंस दिखे थे हमको। There is a confusion between term independent is defined in terms of probability of events, mutually defined in terms of events, ये सबसेट ऑफ से, ये भी लिख लेते हैं। देखो म्यूचुअली, इस हिसाब से इन दोनों डेफिनेशन को हम कंबाइन करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या द टर्म ऐसे लिखो, द टर्म, ये जो टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस ये बनाई क्यों है, मतलब इसको किस रेफरेंस में डिफाइन करने के लिए बनाया गया है। द टर्म म्यूचुअली exclusive is defined mutually exclusive is defined in terms of events। ये केवल इवेंट्स के लिहाज से इसको डिफाइन किया गया है भाई, ये तो इवेंट्स हैं। ठीक है ना, इनका प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर इनके लिए बना ही नहीं है। हाँ, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन इनका प्रोबेबिलिटी से कनेक्शन इतना ज्यादा नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स ओनली। और इवेंट्स में भी दिया हुआ है कि वो जो इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सैंपल स्पेस के सबसेट होंगे, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ऑब्वियसली कोई भी इवेंट हम उठाते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी सैंपल स्पेस बना है उसका सबसेट बनता है ना वो। तो एक तरीके से ये तो एक इवेंट है बस, जो कि सैंपल स्पेस का सबसेट है। जबकि उधर आ जाओ, द टर्म, सॉरी 3rd नंबर ही होगा ना, द टर्म इंडिपेंडेंट, द टर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किस में डिफाइन होता है, इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ
प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स, इसका काम प्रोबेबिलिटी से लेना देना है, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, थर्ड से लिख लो आप बलराज, फिर फर्स्ट सेकंड इनकी नोटबुक में देख लेना। हो गए 3 डिफरेंस, चौथे डिफरेंस पे आइए। नेक्स्ट डिफरेंस इज, ये चीज हमने देखो लिख ली पहले, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कभी भी कोई आउटकम कॉमन नहीं होता है। इंडिपेंडेंस में मे हैव कॉमन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी ये हम पहला डिफरेंस यही लिखा था हमने ना। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिख रहे हैं जिससे पता चलेगा कि ये म्यूचुअली, ये तो केवल थ्योरेटिकल बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आती है, क्योंकि कॉमन ही नहीं है ना। तो इस तरीके से लिखो, the probability of two mutually exclusive events, टू और मोर भी लिख दो, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सॉरी 2 और एक मिनट रुको, गलत कर दिया, देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक वर्ड यहां पे फिक्स करो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर इवेंट्स, intersection of 2 or more events is always, 2 or more mutually exclusive events is always 0. 2 or more mutually exclusive events is always 0, is always 0। ठीक है, और इधर आ जाओ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, the probability of intersection of 2 or more independent events, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी, 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज, क्या होती है उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है उनकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, है ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ their individual probabilities, ठीक है ना। दैट इज, यहां पे अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में भी डिफाइन कर देते हैं। दैट इज, सपोज करो ई और एफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब तो मैं क्या कह दूंगा, इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर 0 आती है तो हम क्या कहेंगे, ई एंड एफ आर म्यूचुअल, और इसका वाइसी वर्सा भी होगा, उल्टा भी रिजल्ट ले सकते हैं कि अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये बात होगी, और अगर ये बात हो रही है तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। दोनों टाइप के इक्वेशन मिल सकते हैं। इधर आ जाओ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ये चीज अप्लाई करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये बात हो रही है तो क्या लिख देंगे कि ई और एफ क्या है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, आगे से आओ, आगे से आओ,
E and F are independent events. पकड़ ले, पीछे वाली बेंच ही पकड़ ले। लेट कैसे हो गया? लेट कैसे हो गया? हो गया यहां तक? तो ये 4 डिफरेंस काफी हैं। अगर एग्जाम में आते हैं तो ये 4 लिख लेना खूब है। 1 नंबर तो मिल ही जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो क्वेश्चन करने में आपको कारगर साबित होगा, वो होगा नीचे वाला। ये जो आखिरी में बात लिख दी ना, ये क्वेश्चन करने में डिफरेंस साबित होगा। अभी क्वेश्चन हैं अगले एक्सरसाइज में, बताओ कि कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बताओ कौन से इंडिपेंडेंट। अगर 0 आ जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए तो फिर इंडिपेंडेंट। अच्छा, 2 से ज्यादा हो तो भी यही होगा। मान लो E, F एंड G 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो भले लिखो मत, इसको ऐसे ही समझ लो। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G क्या हो जाएगा? 0। तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सिमिलरली उधर E, F, G 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो फिर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है? इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, E इंटू F इंटू G एंड सो ऑन। ऐसे 4, 5, 6, 7 कितने में भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चले आगे। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो आपकी बुक में देखोगे तो आप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं ना, तो हम भी चाहें तो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ बातें और डिस्कस कर ली जाए। ठीक है, फिर हम सीधा क्वेश्चंस में आएंगे। हाँ, 2 इवेंट्स डिपेंडेंट कब होंगे? जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो अंडरस्टूड है। डिपेंडेंट कब होंगे? जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटीज प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रही हैं, तो मैं क्या कह दूंगा? वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। पहले इधर आओ, यहाँ ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे है ना डिफरेंस। तो देखो, अब मुझे एक चीज बताओ। सपोज करो मैं एक डेक में से, एक 52 पत्तों के डेक में से मैं 2 पत्ते निकाल रहा हूं, तो वो 2 पत्ते में कितनी तरीके से निकाल सकता हूं? सोच के देखो। ना ना, नहीं समझे, नहीं क्वेश्चन नहीं समझे। जैसे कि एक तरीका तो ये हो गया कि एक पत्ता मैंने निकाला और वापस डाल दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि एक पत्ता निकाला, रिप्लेस नहीं किया, विथआउट रिप्लेसमेंट दूसरा निकाल लिया। तीसरा तरीका भी कोई है क्या? दोनों पत्ते साथ में निकाले, बन सकता है क्या? तो इन तीनों बातों पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन तीनों चीजों की प्रोबेबिलिटीज निकालना हमने 11th क्लास में सीखा है। आपको याद हो तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर था ना, उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मदद से हमने प्रोबेबिलिटी सीखी थी, याद है? थोड़ा सा उसमें कॉम्बिनेशन का तड़का था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और कुछ निर्णय पे निकालते हैं पहले, है ना? कुछ निर्णय पे पहुंचते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्वेश्चंस करने का अलग ही मजा आएगा। सपोज करो 52 कार्ड्स हैं। अब 52 कार्ड्स में मेरे को, सपोज करो, स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 पत्ते निकालने हैं मेरे को, और दोनों पत्ते स्पेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्पेड। शुरू से आओ। 52 कार्ड्स, 2 cards have to be drawn out of 52 cards and both cards have to be spade। दोनों के दोनों स्पेड चाहिए मुझे। तो मैंने क्या कहा था कि 3 तरीके हो सकते हैं ना। तो जो पहला तरीका है, वो पहला तरीका क्या है? 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है सक्सेसिवली, एक वर्ड होता है सक्सेसिवली, दूसरा वर्ड होता है साइमल्टेनियसली। सक्सेसिवली का मतलब होता है एक के बाद एक, और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो अगर सक्सेसिवली मैं इसको निकालूं, तो सक्सेसिवली में भी 2 बातें होती हैं। क्या? एक बात होती है विथ रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक निकाल रहे हो तो रिप्लेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और एक होगा विथआउट रिप्लेसमेंट। तो कुल मिला के 3 तरीके हो गए, 3 हो गए ना, 2 उधर और एक ये तीसरा। यस सर। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, विथआउट रिप्लेसमेंट। अब तीनों की एक एक बार प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, ये 3 कॉलम बना देता हूं मैं ना। सपोज करो मैं साइमल्टेनियसली निकाल रहा हूं, या सक्सेसिवली पे आ जाओ। चलो, सक्सेसिवली मैं विथ रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूं। तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? मैंने एक पत्ता निकाला, उसको क्या करा?
वापस रख दिया। तो पहला पत्ता स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने होते हैं 13, तो 13/52, ये पहला पत्ता स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब वापस रख दिया ना, तो वापस पत्ते 52 के 52 हो गए, स्पेड 13 के 13 हो गए, वापस स्पेड निकलना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगेन 13/52। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाया, अभी अभी हमने देखा इंटरसेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखो दो बातें, इंटरसेक्शन या एंड दोनों एक ही बात होती है, इस केस में मल्टीप्लाई का साइन, यूनियन या और, यूनियन आ जाए या क्या आ जाए और, इन दोनों के केस में हमेशा प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी जुड़ेंगी, इसमें इसमें प्रोबेबिलिटी गुणा होगी, ठीक है ना। हालांकि कॉन्सेप्ट एक ही दिया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक्चुअली दूसरा कॉन्सेप्ट भी एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। वो कब होता है, जब इंटरसेक्शन ना हो, यूनियन हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं एंड ना हो और हो, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसके अंदर स्पेड और इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो स्पेड और इक्के का हम इंटरसेक्शन कर देते हैं या एंड कर देते हैं, लेकिन मैं कहूं स्पेड या इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसमें स्पेड की और इक्के की प्रोबेबिलिटी जुड़ेगी, फिर मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे मेरे को दोनों स्पेड चाहिए, तो इंटरसेक्शन हो रहा है तो गुणा कर दिया। तो ये तो कौन सा है, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। इधर आओ, विथआउट रिप्लेसमेंट में यही आंसर क्या बनेगा, 13/52 पहले की, अब एक टोटल पत्ता कम हो चुका है और एक स्पेड कम हो चुका है, मैंने मान लिया मेरे पास स्पेड आ गया, अब दूसरा भी स्पेड चाहिए, तो 12 × 51। अच्छा, साइमल्टेनियसली मैं बताओ क्या प्रोबेबिलिटी, दो पत्ते साथ में निकाल रहा हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सोच के देखो। अब साइमल्टेनियसली केवल और केवल आप कॉम्बिनेशन की मदद से निकाल सकते हो। देखो, एक्चुअली ये भी कॉम्बिनेशन की मदद से निकाल सकते हो, ये भी पहले उसको बताता हूं। चलो, साइमल्टेनियसली आपको कितने पत्ते निकालने, दो, कितने में से, तो 52C2, ये तो है टोटल आउटकम्स, फेवरेबल क्या है 13 में से दो, 13C2, ये आपने लास्ट ईयर सीखा है, भूल चुके हो, ठीक है। आपको दो पत्ते निकालने टोटल में से, वो तो आ गया नीचे, और वो आपको फेवरेबल क्या चाहिए, आपको चाहिए दोनों स्पेड, तो 13C2। इसको एक बार सॉल्व करके बताओ जल्दी से रफली, तो क्या ये ऐसा नहीं आएगा, 13C2 का मतलब क्या होता है, 13×12/2×1, यही आएगा, ठीक है। आगे आओ, 52C2 को जब आप सॉल्व करोगे तो 52×51/2×1, ये आएगा। अब कॉम्बिनेशन परमुटेशन सॉल्व करने तो आता है ना, क्या होता है ये, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 - 2, यानी 11 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यही होता है। तो 13×12×11 फैक्टोरियल, और नीचे 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 13×12 डिवाइडेड बाय 2×1 बचेगा, है ना, यही आएगा। और 52C2 क्या आएगा, 52×51/2×1, तो ये 2×1 तो कट गया, जरा गौर फरमाइए, ये और ये तो सेम ही बन गया। तो इससे किस निर्णय पे पहुंचते हैं हम, कि दो पत्ते को साथ में निकालना और दो पत्तों को अलग अलग निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट एक ही बात है, एक ही तो बात है भाई। दो पत्ते साथ में निकाल रहे हो तो वो रिप्लेस नहीं हुआ ना एक तरीके से, तो दो पत्तों को एक के बाद एक निकालना विथआउट रिप्लेसमेंट एंड ड्रॉइंग टू कार्ड साइमल्टेनियसली आर वन एंड द सेम थिंग। चाहे से ये बात कहते तो भी आप यही कर सकते हो, चाहे से वो बात कहते तो भी आप यही कर सकते हो। अच्छा, इसको कॉम्बिनेशन, इससे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन से कैसे करते हैं इसको, इसको अब कैसे करते हैं, पहले हम करते हैं 13C1, 13 में से पहला पत्ता, अब 12 में से पहला पत्ता, 12 में से मतलब एक पत्ता, और टोटल में हम कैसे करते हैं, 52 में से एक पत्ता और 51 में से एक पत्ता। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चीज तो वही आएगी, करके देख लो। इसको कॉम्बिनेशन से कैसे करते बोलो, 13 में से एक पत्ता, वापस 13 में से एक पत्ता, 52 में से एक पत्ता और वापस 52 में से। और कॉम्बिनेशन का एक बहुत बहुत ही फेमस रूल है कि NC1 हमेशा n होता है, NC1 हमेशा n होता है। तो 13C1 13 होगा, 13C1 वापस 13 होगा, 52C1 52 होगा, और 52 का यही आएगा, यहां आ जाओ, 13C1 13 होगा, 12C1 12 होगा, 52C1 52 होगा, 51C1 51 होगा। तो कॉम्बिनेशन से तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विदाउट कॉम्बिनेशन डायरेक्ट कैसे अप्लाई करें।
ठीक है, कॉम्बिनेशन तो आखिरी हथियार है, वो तो हमेशा अप्लाई कर सकते हो। नीचे तो टोटल कॉम्बिनेशन ले लो, ऊपर फेवरेबल ले लो। यहाँ पे दो पत्ते एक साथ ही लेने थे तो दोनों पत्ते एक साथ निकाल लिए मैंने। यहाँ पे एक एक करके निकालना था, पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, टोटल में भी बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन। क्लियर है सारी बातें? तो इसमें हम थोड़ा सा बस इतना नोट डाउन कर लेते हैं। हर्ष, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, when we ऐसे लिखो, द इंटरसेक्शन, ऐसे लिखो, मेथड्स ऑफ अकरेंस ऑफ, मेथड्स की जगह वेज लिखो, तरीके, मेथड नहीं है कोई, तरीके हम किस तरीके से निकाल सकते हैं या रास्ते हैं। वेज ऑफ अकरेंस ऑफ, वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स के इंटरसेक्शन को करवाने के तरीके क्या क्या हैं। ये तीन तरीके थे उनको इंटरसेक्शन को करवाने के, वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इवेंट्स। अब ये एग्जाम्पल तो नहीं लिखेंगे हम यहां पे, हम सिंपल सी बात ये लिख देते हैं, एक चार्ट बना लो। एक जगह लिख लो साइमल्टेनियसली, या तो एक साथ करवाओ, और दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिवली, एक के बाद एक करवाओ। और सक्सेसिवली में भी फिर दो केस बन जाते हैं, कौन कौन से, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला साइमल्टेनियसली से मैच करता है ना, तो इधर लिख लो विदाउट रिप्लेसमेंट, ताकि ऐसे याद रहेगा कि दोनों सेम चीज है। बोलने का तरीका अलग अलग है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट एंड दिस इज विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, नोट डाउन करके लिखो, हेयर हेयर simultaneously and without replacement successively, without replacement successively are considered the same occurrence, the same ways of occurrence, are considered the same ways of occurrence of the intersection of two or more events, intersection of टू और मोर इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का इंटरसेक्शन कराने का जो तरीका है, उसमें उस तरीके में साइमल्टेनियसली वाला तरीका और विदाउट रिप्लेसमेंट में सक्सेसिवली वाला तरीका एक ही बात कंसीडर की जाती है। लिख लिया सबने? ठीक है। अच्छा, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज जब निकालते हैं हम तो कैसे निकालेंगे? देखो, साइमल्टेनियसली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट तो सेम है, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये जो मतलब ये जो केस चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि रिप्लेस कर ही नहीं रहे हो आप, कर नहीं रहे हो तो अगले चीज की प्रोबेबिलिटी प्रभावित होगी ना पिछली वाली से, क्योंकि आपने पत्ता वापस नहीं डाला है। भाई आप स्पेड निकाल रहे हो, आप स्पेड निकाल रहे हो तो 13/52, अगले स्पेड की प्रोबेबिलिटी कम हुई ना, जबकि स्पेड की प्रोबेबिलिटी तो वापस 13/52 ही आनी चाहिए थी, लेकिन प्रभावित हो गई क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं किया। तो ये दोनों केस माने जाते हैं डिपेंडेंट इवेंट के, और वो तीसरा केस माना जाता है इंडिपेंडेंट। तो इसमें भी आप मार्क कर लो कहीं छोटा सा, इस तरीके से आप हल्का सा ऐसे करके मार्क करो कि ये दोनों सेम तो है ही सही।
हमने नीचे लिख भी दिया है, टेबल में भी इस तरीके से एक सर्कल बना लो कि ये दोनों सेम चीज हैं और ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ब्रैकेट लगा के लिखो, और ये अकेला क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट विथ रिप्लेसमेंट। तो इससे क्या साबित होता है कि जब विथ रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तभी वो इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहां पे स्पेस थोड़ी कम रह गई, यहां लिख लो। देखो, डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हम प्रोबेबिलिटीज जब निकालेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में जब हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो हम जैसे दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं या दो से ज्यादा की निकाल रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, क्या करोगे? पहले ई हो गया और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लगाएंगे कि एफ होना है लेकिन ई हो चुका है। हम सीधा सीधा जो प्योर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है वो लगाएंगे। ये प्योर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्योंकि डिपेंडेंट है, फर्क पड़ रहा है, पहला हो गया, अब दूसरा करवा रहे हैं लेकिन अपॉन में ई इसलिए लिखा है क्योंकि वो हो चुका है। ऐसे ही तीसरा, मान लो जी करवा रहे हो तो ई इंटरसेक्शन एफ हो चुका है, एच करवा रहे हो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी हो चुका है, बढ़ाते जाएंगे जितने भी इवेंट्स गिवन है। ये तो केस चलेगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है अब क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पता चलता है कि ये क्वेश्चन किस चीज का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में ये दिक्कत आती है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने टेबल बनाई है, साइमल्टेनियसली कह दे तो ये क्वेश्चन है, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट में सक्सेसिवली कह दे तो भी यही क्वेश्चन है, विथ रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली कह दे तब किसका क्वेश्चन है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, यहां लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम, वैसे उधर हमने डिफरेंस में भी लिख दिया था, फिर से लिख देते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, और अगर दो से ज्यादा हैं तो बस सो ऑन चलते जाते हैं। यहाँ पे नीचे लिख दो एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये आगे भी 2, 3, 4 में भी बढ़ सकता है और ये भी एंड सो ऑन। क्लियर है? चलो, तो इतना काफी, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हर सब कुछ नोट डाउन कर लिया, समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, तो 4 तुम यहाँ बैठे हो, 5वां वो वहां बैठा है, एक कौन बचा? प्रांजल। बस प्रांजल के अलावा बाकी तो और कोई एब्सेंट नहीं है ना? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं ना, शुरू करें? चलो, 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। सारी नॉलेज जो हमने सीखी एक्सरसाइज 2 के लिए अब हम इसमें डालेंगे उस नॉलेज को। Question number 1. If probability of A is 3/5, probability of B is 1/5. Find probability of A intersection B if A and B are independent. काफी सरल क्वेश्चन है। अगर हमको गिवन है, लिखो हेयर, जो गिवन है वो लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू, दो चीजें गिवन है। व्हाट आर दे? 3/5 एंड 1/5। 3/5, 1/5, दीज टू थिंग्स आर गिवन। इनके सामने हम गिवन लिख देते हैं। Also it is given that तो कुछ क्वेश्चंस तो काफी सरल हैं इस एक्सरसाइज में, डायरेक्ट ही हैं। क्या गिवन है कि E एंड F आर, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये गिवन है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहा है कि ये गिवन है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपकी 11th क्लास में जो सेट्स आपने पढ़े थे, यूनियन इंटरसेक्शन, उसकी नॉलेज लगेगी। तो याद है सारी? यूनियन कैसे निकालते हैं, नॉट ए कैसे निकालते हैं, ए डैश कैसे निकालते हैं, 1 माइनस, वो सारी इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो मुझे बताओ इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कौन सा केस है ये तीनों में से? तीसरा, विथ रिप्लेसमेंट, सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट वाला केस है कि नहीं है? सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। कैसे प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे इंटरसेक्शन की? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज गिवन है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। आंसर इज
3/25 खत्म। क्लियर? मैच करते जाना पवना ना, सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड रैंडम एंड विथआउट रिप्लेसमेंट, ये लो विथआउट रिप्लेसमेंट आ गया तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन ही नहीं है ये, मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब डिपेंडेंट इवेंट्स यानी कि प्योर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी चाहिए अब अपने को, ठीक है। तो टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों के दोनों ब्लैक। तो अब उसमें कितने ब्लैक होते हैं? 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं दो तरीके से करवाता हूँ। एक तो अभी जो हमने डिपेंडेंट इवेंट्स की वो सीखी है, फॉर्मूला सीखा है एक तरीके से उससे, और एक डायरेक्ट उस वाले तरीके से, कॉम्बिनेशन वाले तरीके से जो 11वीं में करते थे। एक्चुअली 11वीं की क्वेश्चन है, अब दूसरी अप्रोच से पढ़ा रहे हैं। 11वीं में यही कॉम्बिनेशन से पढ़ाए थे और अभी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पढ़ा रहे हैं। मैं दोनों से बता देता हूं। देखो, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, लिखिए। हियर इट इज गिवन दैट two cards are drawn from a pack of या from a deck of, कुछ भी लिख सकते हैं, 52 cards and that too without replacement, ये हमको गिवन है। we know that there are कितने ब्लैक होते हैं? ब्लैक की पूछ रहा है, रेड की पूछ रहा है, जैसा वो पूछे वैसा। ब्लैक पूछ रहा है। there are 26 black cards, we know that there are 26 black cards in a pack of 52 cards, in a pack of total 52 cards। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यानी फेवरेबल आउटकम्स मेरे 26 हैं, टोटल आउटकम्स मेरे 52 हैं, इतना पता चल गया। अब हमको दोनों कार्ड्स क्या चाहिए? दोनों कार्ड्स क्या चाहिए? ब्लैक। तो हम यहाँ पे दो इवेंट कंसीडर करेंगे, एक इवेंट ई, एक इवेंट एफ। ई इवेंट मान लेंगे कि पहला कार्ड ब्लैक है, एफ इवेंट मान लेंगे दूसरा कार्ड ब्लैक है, ठीक है। लेट द इवेंट ई बी, लेट ऐसे करके लिख दो, लेट द इवेंट्स ई एंड एफ बी, और फिर नीचे इनकी डेफिनेशन लिख लो, ई एफ। ई के सामने लिख लो फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक, सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। क्लियर? ई और एफ को मैंने मान लिया, ई को तो मान लिया पहला कार्ड जो है वो ब्लैक है, एफ को मान लिया दूसरा कार्ड जो ड्रॉ किया वो ब्लैक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए। काफी सरल है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने? 26 और टोटल आउटकम्स है 52, तो 26/52 यानी कि 1/2, तो ये हो गया। क्लियर? अब जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल रहा हूं तो एक्चुअली मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं निकाल रहा हूं। अब जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल रहा हूं तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं निकाल रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई निकाल रहा हूं, क्योंकि ई तो हो चुका है। बस यहीं पे कंफ्यूजन होता है। बच्चे जो ये चीज निकाल रहे निकालते सही है, 1/2 निकालेंगे अभी दोबारा से, नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 25/51 निकाल लेंगे वो, लेकिन वो 25/51 क्या निकाला है? उनको लगता है हमने एफ की प्रोबेबिलिटी निकाली है। एफ की प्रोबेबिलिटी नहीं है वो, एफ अपॉन ई की है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, नाउ दैट इवेंट ई हैज अकर्ड, नाउ दैट, अब जब इवेंट ई हो चुका है, event E has occurred, then, अब जब इवेंट E हो चुका है तो अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट F को हम क्या कहेंगे? द प्रोबेबिलिटी
ऑफ अकरेंस। बलराज आपको कौन छोड़ने आया था? साइकिल से आयो। अकरेंस ऑफ द इवेंट एफ इज गिवन बाय कैसे कहेंगे हम इसको? इसको हम कहेंगे एफ अपॉन ई। और ये एफ अपॉन ई कॉमन सेंस से पता चल जाएगा, क्योंकि कार्ड एक कम हो गया ब्लैक वाला, और ये भी एक कम हो गया 51, तो 25/51 कट तो सकता नहीं। अब हमको चाहिए कि दोनों इवेंट हो जाएं, पहला कार्ड भी ब्लैक निकले, दूसरा कार्ड भी ब्लैक निकले, तो एक तरीके से वो इंटरसेक्शन एफ चाहिए आपको। ठीक है, नाउ द probability that both cards drawn are black, both cards drawn are black is given by, ये प्रोबेबिलिटी कैसे दी जाएगी, कैसे कही जाएगी, इस प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ से एक्सप्रेस किया जाएगा, क्योंकि वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। और इसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करेंगे, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो कितनी आई थी मेरी? 1/2, और ये कितनी आई है? 25/51। कट नहीं रहा है कुछ भी, आंसर हो जाएगा 25/102। मैच करो पीछे। मैच करो, सही है, करेक्ट है। अच्छा, अब इसको कॉम्बिनेशन के तरीके से करना हो तो भाई हम नहीं लगाना चाहते, हम तो 11वीं क्लास वाले अप्रोच से ही चलना चाहते हैं, या आधे नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ना कोई पाबंदी है किस अप्रोच से चल रहे हो। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको तो आंसर ही चाहिए भाई, आपको अगले साल एंट्रेंस भी देना है सब लोगों को, ठीक है ना? तो तैयारी 12th में आधी तैयारी उसकी शुरू हो जाती है, तो हमको सारी अप्रोच माइंड में होनी चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन वाले तरीके से करना है तो कैसे करेंगे भाई? हमको 26 तो हैं ब्लैक कार्ड्स, सी इसमें से 2 चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लैक चाहिए, यानी 26 में से 2 चाहिए, डिवाइडेड बाय 52C2। अब 26C2 को कैसे डिफाइन करोगे? 26 इंटू 25/2 × 1, डिवाइडेड बाय 52C2 को कैसे डिफाइन करोगे? 52 इंटू 51/2 × 1, तो 2 × 1 2 × 1 तो कट गया, 26/52 इंटू 25/51, करीब करीब वही चीज है ये। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दोनों अप्रोच मैंने बता दी। अब मैंने इसमें ये अप्रोच इसलिए बताई क्योंकि ये नई चीज है, ये मेन टॉपिक है हमारे इस एक्सरसाइज का, इसलिए मैंने इस अप्रोच से बताया, बाकी आप कर उससे भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। पर यार हर्ष, तेरे को तो आना चाहिए था, तू तो यहाँ अगल बगल में ही रहता है कहीं। बताओ। यस सर, ये कल दूसरी से आऊंगा। कल से आओगे? अब उसको लग रहा है कि वहां माहौल बन रहा है बढ़िया, तो अपन भी चलें। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक ऑरेंजेस का बॉक्स है जिसको इंस्पेक्ट किया गया। इंस्पेक्ट करने का मतलब है इंस्पेक्शन किया गया। कैसे इंस्पेक्शन किया गया? बाय एग्जामिनिंग, एग्जामिन किया गया, जांच की गई, उसमें से कोई से भी 3 ऑरेंज निकाल के, रैंडमली सेलेक्टेड 3 ऑरेंजेस को निकाल के। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये वर्ड पढ़ते ही कॉन्सेप्ट माइंड में घूम जाना चाहिए। पहले किस पे आ जाओ? प्योर मल्टीप्लीकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी लगेगा, थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगेगा। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट होता तो सीधा इंडिपेंडेंट में घुस जाते हम, है ना? तो हमको वो काम करना है। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड्स, अगर तीनों के तीनों अच्छे होंगे तो ही बॉक्स अप्रूव किया जाएगा सेल के लिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो एक प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक बॉक्स जिसमें 15 टोटल हैं, 12 अच्छे हैं, 3 बुरे हैं, वो वाला जो बॉक्स है अप्रूव हो जाएगा। तो अप्रूव कब होगा? जब तीनों के तीनों निकाले हुए क्या होंगे? गुड होंगे, क्योंकि क्लियरली गिवन है कि सेलेक्ट तीनों के तीनों जब गुड होंगे, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड देन ओनली द बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ये गिवन है हमको। तो हमको एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 ऑरेंजेस निकालो, तीनों ही गुड कैटेगरी के निकले, एक भी बैड कैटेगरी का ना निकले। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म, शुरू कर दो। देखो, होमवर्क कर सकते हो क्या इसको?
एक बार देखो, एक तरीके से क्वेश्चन ये हो गया 15 टोटल है, 12 गुड है। थोड़ा सा मैं इसका पिक्चर बना देता हूं आपके लिए ना, आप कर लोगे फिर। 3 बैड है, ये तो है गुड, ये है बैड। आपको तीनों इसी कैटेगरी के चाहिए, अगर कॉम्बिनेशन से करो तो सॉल्व भी हो गया। 12 सी, सारे के सारे तीनों के तीन इसमें से चाहिए, और टोटल में से 15 C3 आंसर है ये, कर लेना सॉल्व। कॉम्बिनेशन से तो इतना आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है हमको, अगर सब्जेक्टिव पेपर करना है तो। ऑब्जेक्टिव में आप भले कर लो इससे, है ना। अब उससे कैसे करें साहब, तो विथ रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो हम 3 इवेंट मान लेंगे, ई एफ जी या ए बी सी कुछ भी मान लो, ई एफ जी। ई को मान लेंगे कि पहला ऑरेंज इज गुड, एफ को मान लेंगे सेकेंड सेलेक्टेड ऑरेंज इज गुड, और जी को मान लेंगे थर्ड सेलेक्टेड ऑरेंज इज गुड। पहले हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो निकलेगी हमारी 12/15, करेक्ट। अब एफ की प्रोबेबिलिटी नहीं निकल रही है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, अब एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी निकल रही है। बाय डिफॉल्ट वो जो एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो एफ की नहीं निकल रही है, वो किसकी निकल रही है, एफ अपॉन ई की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई क्या निकल रही है, एक ऑरेंज कम हो गया अच्छा वाला, टोटल भी एक कम हो गया। और अब जो तीसरे नंबर पे निकल रही है वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकल रही है, जी अपॉन एफ अप ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। और वो क्या निकल रही है, एक और कम कर दो 10, और एक इधर से भी कम कर दो, कितने हो गए 13। ठीक है, अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी चाहेंगे, क्योंकि हमको तीनों ही गुड चाहिए, ये भी चाहिए, ई इवेंट भी चाहिए, एफ भी चाहिए और जी भी चाहिए, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13 हो जाएगा, हो जाएगा। सेम दूसरा वाला क्वेश्चन है, केवल 3 में कंटिन्यू कर लिया उसको हमने, ऊपर 2 में ही किया था, ये 3 में कैरी फॉरवर्ड हो गया। बोलो बलराज, समझ आ रहा है। इसमें कम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ई का मतलब क्या है कि पहला ऑरेंज अच्छा है, निकाल लिया, चाहिए ना मुझे, अच्छा चाहिए ना। देखो मेरी बात सुनो, ई इवेंट का मतलब क्या है कि पहला ऑरेंज अच्छा है, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, बात मान ली मैंने, लेकिन हमको क्या चाहिए कि तीनों ऑरेंज अच्छे हों। तो तीनों ऑरेंज अच्छे कब होंगे, जब इवेंट ई सक्सेसफुली होगा, इवेंट ई सक्सेसफुली अकर हो जाएगा, फिर इवेंट एफ होगा, और इवेंट एफ भी सक्सेसफुली अकर हो जाएगा, और फिर इवेंट जी होगा, ये हमको चाहिए। तो मैंने इवेंट ई अकर कराया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब इवेंट एफ में निकाल रहा हूं ये मानते हुए कि इवेंट ई सक्सेसफुली अकर हो गया, तो अकर हो गया तो एक कम हो गया ना गुड वाला। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या मानते हैं कि इवेंट एफ हो रहा है गिवन दैट इवेंट ई हैज अकर्ड, हम ये मानते हुए चलते हैं कि इवेंट ई हो चुका है। तो इवेंट ई हो चुका है तो टोटल भी एक कम हो गया और गुड भी एक कम हो गया, टोटल 12 में से 11 रह गए, गुड में से टोटल गुड में से 12 में से 11 रह गए, और टोटल में से 14 रह गए। अब जब मैं जी करवा रहा हूं तो मैं ये मान रहा हूं कि ई भी अकर हो गया और एफ भी अकर हो गया, तो हो गया तो वापस एक एक कम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे चाहिए ये कि मुझे तीनों अकर करवाने हैं, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तभी वो बॉक्स सेलेक्ट होगा। अभी क्लियर है सबको, ठीक है ना। भाई बलराज का क्वेश्चन ये है कि वो बैड वाला भी तो हो सकता है, तो आपने गुड में से ही क्यों कम किया, आपने 12 में से ही क्यों कम किया, टोटल तो चलो कम हो गया, लेकिन जो वो निकाला था वो बैड भी तो हो सकता है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि इवेंट ई हो चुका है, इवेंट ई की डेफिनेशन मैंने यहां लिखी थी, फर्स्ट सेलेक्टेड ऑरेंज इज गुड, और ये इवेंट सक्सेसफुली अकर हो चुका है कि वो गुड निकला है, इसलिए वो गुड कम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा होमवर्क, हर्ष हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस। तो देखो फेयर और अनबाइस्ड का मतलब एक ही होता है। अब ये देखो प्योर कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कई बार हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि कॉइन तो फेयर है और डाइस जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, वो फेयर नहीं है, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है। अनबाइस्ड भी वही चीज है, लेकिन एक फ्लो में पढ़ते हैं तो माइंड पता नहीं उस जगह उस तरीके से काम करता है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अनबाइस्ड का मतलब है, हमको ऐसा लगता है कि बाइस्ड का मतलब फेयर है और अनबाइस्ड का मतलब फेयर नहीं है, जल्दीबाजी पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अरे यार अनबाइस्ड भी तो फेयर ही है, तो यानी दोनों सही है, कॉइन भी सही है और डाइस भी सही है, दोनों को टॉस कर दिया। ए इवेंट को माना है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन,
कॉइन पे हेड आएगा, इसको तो ए इवेंट मान लिया। जब जब कॉइन पे हेड आएगा, भाई दोनों को, एक हाथ में सिक्का रखा, एक हाथ में कॉइन वो रखा, डाइस रखा, दोनों को फेंका, ठीक है। अब उसमें से एक इवेंट मान लिया ए, जिसमें क्या आएगा, कॉइन पे हेड आना चाहिए, और एक इवेंट बी मान लिया, उसका मत उसकी डेफिनेशन दे दी कि डाइस पे 3 आना चाहिए। अब क्या कह रहा है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो अब ये जो ए रखा है और ये बी रखा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। कॉमन सेंस से तो कह सकते हो कि हैं, कॉमन सेंस से कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सिक्का फेंक रहे हो तो सिक्का थोड़ा ना उससे पूछने जाएगा कि भैया मैं हेड लाऊं या टेल लाऊं, या वो थोड़ा ना इससे पूछने जाएगा। दोनों अलग अलग हाथ से फेंक रहे हो, या साथ में भी फेंक रहे हो, तो दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर फर्क नहीं पड़ेगी और इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर फर्क नहीं। ये तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको कंसेप्चुअलाइज हम कैसे करेंगे, है ना, कंसेप्चुअलाइज बताएंगे कैसे सब्जेक्टिव पेपर में। तो देखो लिखना शुरू करो। यानी हमको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है। हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन of throwing a fair coin। भाई उन्होंने लिखा है ना फेयर वर्ड, तो हम भी उसके साथ उसी की भाषा में इसको जवाब देंगे। एंड एन अनबाइस्ड डाई, साइमल्टेनियसली, एक तरीके से साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो सैंपल स्पेस बना देते हैं इसका एक हम। भाई छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, 6 आउटकम्स उसमें होंगे, 2 आउटकम्स इसमें होंगे, 6 दूनी 12 सैंपल स्पेस पॉइंट्स बनेंगे, बना दो। सो सैंपल स्पेस बनने के बाद चीजें काफी आसान हो जाती है। जैसे कार्ड्स के केस में तो 52 कार्ड्स थे, ठीक है, तो 52 सैंपल पॉइंट्स बनते कि हुकुम करा जाएगा, हुकुम का इक्का का ये आएगा, ये तो 52 बनाने तो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें तो 12 ही बनेंगे, 6 उसके हैं, 2 उसके हैं, 6 दूनी 12। सो सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ द सैंपल स्पेस एस, यहां लिख देना एस, एसोसिएटेड with the given experiment is given experiment is what is the sample space। देखो हेड के साथ पहले 6 ले लो और फिर टेल के साथ 6 ले लो, उससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। हेड कॉमा 1, हेड कॉमा 2, हेड कॉमा 3, H कॉमा 4, H कॉमा 5 एंड H कॉमा 6। और सिमिलरली ये कि यही 6 के 6 ही टेल के साथ चलेंगे, बन गया सैंपल स्पेस। टेल कॉमा 1, T कॉमा 2, T कॉमा 3, T कॉमा 4, T कॉमा 5 एंड T कॉमा 6, ठीक है। तो ये 12 सैंपल पॉइंट्स बन गए। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, जब भी सैंपल स्पेस बना दो तो ये भी लिख दिया करो। सो कितने एलिमेंट्स हो गए सैंपल स्पेस में, 12। अब इवेंट ए और बी माना गया है। नाउ इट इज गिवन दैट, हमने नहीं माना है, उन्होंने गिवन दिया है कि ए को तो ये मान लो भैया और बी को ये मान लो। नाउ इट इज गिवन दैट इवेंट ए, लिख लो इसके सामने क्या है, इवेंट ए क्या है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। इवेंट बी क्या है, एंड इवेंट बी क्या है, वो है 3 ऑन द डाई, यानी 3 अपीयर्स ऑन द डाई, ऑन द डाई, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन। अब ए और बी की प्रोबेबिलिटीज निकालने चलते हैं, है ना, या फिर इसका इवेंट स्पेस भी बना दो। सो क्योंकि जब सैंपल स्पेस बनाया तो इवेंट स्पेस भी बनाने में क्या दिक्कत है। ए का इवेंट स्पेस क्या बनेगा, हेड चाहिए कॉइन पे, तो शुरू के 6 बन जाएंगे, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये ए इवेंट का इवेंट स्पेस बन गया। सिमिलरली बी का भी बनाओ, बोलो बी में क्या चाहिए, 3 चाहिए डाई पे, तो कौन कौन से सेलेक्ट होंगे सैंपल पॉइंट्स, H3, T3, H3 और T3, ठीक है।
नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, बी निकालो। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी भी ले लो, चलो ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट में ए इंटरसेक्शन बी देखना पड़ेगा ना। केवल H3 आ रहा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं हम। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बोलो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट्स हैं गिनो, 6, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ऊपर लिखा ही था 12, यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना जरा, तो n ऑफ बी अपॉन n ऑफ s। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 और 12, यानी 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तीनों की निकाल लेते हैं। तो ए, इसका फॉर्मूला बन जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन n ऑफ s। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट था और s में 12 थे। तो देखो भैया, ये जो चीज है इन दोनों के प्रोडक्ट से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर आ रही है तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे। मैंने क्या कहा, वाइस वर्सा होता है, वो बात हो तो ये बात होगी, मतलब अगर प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो वो बात हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इक्वल टू 1/12, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट इज, अब इसको एक बार एक ही स्टेटमेंट में लिख लो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रूव करवा रहा था या चेक करवा रहा था, देखो चेक करवा रहा था, तो मैं आंसर लिखूंगा हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये मेरा आंसर हो गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर प्रूव करवाता तो मैं इसके नीचे प्रूव्ड लिख देता। ठीक है, क्लियर है, समझ आया सबको। चलिए, क्लास 10th आ चुके हैं क्या, क्लास 10 सीबीएसई सब लोग ऑनलाइन ही आए हो भाई, किसी को ऑफलाइन नहीं आना। सर आएंगे कल से। 9 बजे स्कूल होती है, जो फिर कब आए कब जाए, इसलिए आज ऑनलाइन ले ली। क्या कह रहे हो, कल आएंगे सर, कल आज से 9 आएंगे। बजे स्कूल जाना था। आज सर्दी ज्यादा है, क्या कह रहे हो। नहीं, 9 बजे स्कूल जाना है ना। जाना है, वो तो कल भी जाना है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा अगर ऑफलाइन आने की इच्छा रखते हो तो। चलो बेटा फिर आज तो खत्म करो। सर आप 7:30 का बोलो, 7:30 वाला रख लो। चलो फिर वो बाद में डिसाइड करते हैं, अभी तो क्लास लेते हैं ना। क्लास 12th का अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है तो वो लीव कर सकते हैं, आप लोग भी लीव कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख लो। हाँ क्या कह रहे हो, 5th वाला, अच्छा होमवर्क कर दें। देखो ए डाई मार्क देख लो जल्दी से, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, 4 5 6 इन ग्रीन। ठीक है, एक डाई है जिसके अंदर 6 सैंपल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 तो हैं रेड कलर के और 4 5 6 हैं ग्रीन कलर के। लेट ए बी द इवेंट, ए इवेंट को मान लो कि नंबर है इवन, तो ए के सैंपल इवेंट पॉइंट्स बता दो। पहले तो सैंपल स्पेस बना देना 1 2 3 4 5 6, और फिर ए का सैंपल इवेंट स्पेस बनाओ, नंबर इवन चाहिए तो 2 4 6। बी क्या है कि नंबर रेड है, तो रेड में कौन कौन से थे 1 2 3, तो इसके इवेंट पॉइंट्स बन गए 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी बताओ, दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब आपको यही चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 1/2 1/2 1/4 आना चाहिए, जबकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है, एक ही है ना इसमें, तो 1/6 और 1/4 तो मिसमैच हो गया ना, नॉट इक्वल हो गया। तो इससे क्या साबित होगा कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कर लोगे होमवर्क, ठीक है, तो 5 तक करके आओ, बाकी फिर हम कल करते हैं। ठीक है, प्रांजल से पूछ लेना ऑफलाइन ऑनलाइन। और अब देखो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो टाइम की बड़ी मारामारी रहेगी, बहुत मारामारी रहेगी, बिल्कुल टाइम से छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे कि इनको अगर मैं टाइम से शुरू नहीं करूं तो इनका भी स्कूल है 9 बजे, ठीक है ना। तो अगर ऑफलाइन भी आओगे ऑनलाइन भी आओगे टाइम से आना पड़ेगा,
और टाइम से क्लास स्टार्ट करनी है। आज केवल मिथिलेश आया था टाइम, तो और डिसाइड कर लेना अब, है ना, एक दिन में पता चल गया ना। थोड़ी सी दिक्कत तो आई, ये दिख रहा है, ठीक है। तो कल देख लेना, हमको इवनिंग तक बता देना। सर 12th वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ तो गए ना वो, तो ये इधर बैठे ना बेटा, ऑफलाइन बैठे हैं। अच्छा। क्या वीडियो डालूं किसके लिए? यार तुम बड़े दोस्ती निभाते हो, उसको परवाह ही नहीं है और तुम कह रहे हो वीडियो डालो। चलो भाई, क्लास 10 एक बार लीव करके वापस आइए।